थर्ड क्वेश्चन तक खत्म हो गया था, फोर्थ से शुरू करते हैं फिर आज। फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो। बोला है विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। इसका मतलब है कि इस एपी में कोई टर्म है 78। वो कौन सा टर्म, ये बताना है कौन सा टर्म, का मतलब उसका टर्म का नंबर बताना है, कौन से नंबर पे है वो। यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इस एपी में आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 78 आएगा, ऐसा बोल रहा है ये क्वेश्चन आगे जाके। तो इसमें तुम्हें करना क्या है, ए एन को मानना 78। कोई टर्म है, और टर्म हमें नहीं पता कौन से नंबर का है, तो ए एन मानते हैं उसको हम। इसके बाद में इसमें जो है बोला है ए पी गिवन है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए और डी की वैल्यू ए पी से फाइंड करके हम इसमें पुट कर सकते हैं। ए की वैल्यू 3 हो गई, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। ठीक है, और इक्वल टू 78। 3 प्लस, अंदर इंटू करूंगा तो 5n-5 और इक्वल टू 78। ये हो गया 5n-2 इक्वल टू 78। ठीक है, टू उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा जाके। तो ये हो जाएगा 5n इक्वल्स टू 78 प्लस 2। एन इक्वल्स टू 78 प्लस 2 हो गया 80, और अपॉन में 5। एन की वैल्यू आ गई 16। हमारा आंसर है कि 16 तो टर्म 78 है इस एपी का। बताओ किसी कुछ पूछना हो तो। नहीं पूछना? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो अगला क्वेश्चन है कि पांचवा क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये दो एपी दे रखी है, इनमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स ऐसी एपी में बताए जा सकते हैं जो फाइनाइट एपी है। तो ये दोनों फाइनाइट एपी है, 7 से शुरू है 205 पे खत्म है। 18 से शुरू है -47 पे खत्म है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इसमें हमें पता करना है कि टर्म्स कितने हैं। एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं बोलूँ कि एक एपी है मेरे पास, जैसे 7 13 19 और 25, यहाँ तक है, मतलब 7 से शुरू है 25 पे खत्म है, तो कितने टर्म है टोटल? 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि आखिरी वाला जो टर्म है उसका टर्म का नंबर पता कर लो, कौन से नंबर पे है वो। ठीक है, उतने ही टर्म्स होंगे इसमें, सीधी सी बात ये है। जैसे ये वाला इसमें 205 जो है ना हमारा, ये कौन से नंबर पे है, इसकी एन की वैल्यू पता कर लो। तो उतने ही टर्म्स होंगे इस एपी में। समझ में आ रही है बात? इसको भी ऐसे ही करेंगे, ए एन को मानेंगे 275। सॉरी 205 है तो 205, और ए की वैल्यू इससे पुट करेंगे तो 7 है, और डी की वैल्यू 6 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 + 6n-6 इक्वल्स टू 205। 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 6n इक्वल्स टू हो जाएगा 205 - 1। 6n इक्वल्स टू हो जाएगा 204। n इक्वल्स टू हो जाएगा 204 अपॉन में 6। n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6 3 जा 18, और 6 4 जा 24। 34 आंसर है इसका। कि इस एपी में, इस वाली एपी में, इसमें हमारे कितने टर्म है टोटल, इस एपी में हमारे 34 टर्म्स है। सेकंड वाला पार्ट करके बताओ खुद से बच्चों। बताओ इसका आंसर बताओ, सेकंड वाले पार्ट का कितना आएगा एन की वैल्यू से। किसी ने कर लिया है पहले से? समझ में आ रहा है बच्चों सभी को? 27 आ रहा है। ठीक है, देखता हूँ अभी मैं। मुझे आंसर का एग्जैक्टली नहीं पता है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। और किसी को कुछ और आया हो तो बताओ।
किसी और बच्चे का कोई डिफरेंट आंसर आया हो इससे तो बताओ। अमोल। अच्छा सेम आया है। इसमें ए एन की वैल्यू -47 है और ए की वैल्यू इसमें है हमारी 18। डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें। 15 टू या 30 और हम 31/2 में से 18 माइनस करेंगे। 36 ये हो गया -5/2। डी की वैल्यू इसमें -5/2 है। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए मैं 18 को उधर भेज देता हूँ, माइनस हो जाएगा जाके। n-1 इंटू -5/2 इक्वल्स टू 205 -18। n-1 इंटू -5/2 इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो 15 में से 8 गया 7, 9 में से बन गया 8 और 187 बचा। 2 मल्टीप्लाई में और 5 डिवाइड में, देखना सही बचा है गलत है। सॉरी गलती से 205 पहले से लिखा हुआ था, ये मैंने मिटाया नहीं, मेरी मिस्टेक है। -47 है। -47 -18 हो गया यहाँ पे आगे। 8 और 7 15 कैरी एक और 4 और 2 6 -65। n-1 इक्वल टू हो जाएगा -65 इंटू 2 और डिवाइड में -5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से ये जो है 13 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बन जा 5, 13, 13 टू जा 26, बिल्कुल सही बात है, आंसर यही आएगा 27। ठीक है, तो लोगों का आंसर सही है 27। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। चेक करके बताओ कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है। कोई आइडिया है क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे पता करेंगे, किसी को कोई आइडिया हो तो बताओ। क्यों भाई धीरज, कोई आइडिया। बोलो। हाँ मतलब कैसे चेक करेंगे कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है, क्या कर सकते हैं उसे। क्या। अरे तुम समझे नहीं, क्वेश्चन ही नहीं समझे तुम। रुको रुको। एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हाँ क्यों। देखो समझना ध्यान से। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ मैं तुम्हें, कुछ इस एपी की जगह एक और एपी लिखता हूँ। मैंने तुमसे पूछा कि एक एपी है मेरे पास 3, 5, 7, 9, 11 और इस एपी में आगे जाके कहीं पे 28 आएगा क्या, आ सकता है क्या 28 इस एपी में। हाँ ये पता करने का तरीका बताता हूँ। तुम्हें क्या करना है, इसको जो देखो, इसको मान लो ए एन और एन की वैल्यू निकालो, ये पता करने की कोशिश करो कि कौन से नंबर पे आएगा। समझ में आ रही बात। ये पता करने की कोशिश करेंगे हम कि ये कौन से नंबर पे आएगा। तो ए एन इक्वल्स टू ये 28 मान लो, 28 पूछा है, इस एपी का टर्म है कि नहीं है, तो हम यही मानेंगे। तो ए प्लस n-1 इंटू डी और इक्वल्स टू 28। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है इसमें 3, डी की वैल्यू कितनी है इसमें 2। 3 प्लस 2n-2 इक्वल्स टू 28। 3 में से 2 क्या 1 बचा। ठीक है, तो 2n इक्वल्स टू क्या हो गया 28 - 1। 2n इक्वल्स टू क्या हो गया 27। n की वैल्यू कितनी आ गई धीरज बताना। 2 यानी कि कितनी 13.5, यही तो हुई। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये कौन से नंबर का टर्म है 3 इस एपी में, और 5 कौन से नंबर का है, और 7 कौन से नंबर का है, और 9 और ये फिफ्थ का। इसमें कहीं ऐसा आया कि
ये फर्स्ट का है, फिर एक बार 1.5 नंबर का टर्म है इसमें, ऐसे 3.5 नंबर का टर्म, 4.5 नंबर का टर्म नहीं आ रहे ना। टर्म का नंबर कभी भी पॉइंट पे आ ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ऐसे होंगे, ऐसे थोड़ी है कि 6.5 टर्म। तो ऐसे ही एन की वैल्यू अगर एग्जैक्ट नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये जो है अ, इस एपी में है ही नहीं टर्म। समझ में आ रही बात बच्चों? ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर तुमसे ये पूछता है कि चेक करके बताओ ये इस एपी में आएगा आगे जाके कि नहीं आएगा, तो उसका एन की वैल्यू निकालो, ये चेक पता करने की कोशिश करो ये कौन से नंबर पे होगा। तो अगर एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आ रही है तो है यस, और नहीं आ रही है तो सीधा आंसर है नो। वही करना है इसमें। क्या करोगे, ए एन इक्वल टू -150 मानो, -150, एन की वैल्यू निकालो, और एन की वैल्यू अगर आ जाए नेचुरल नंबर तो बोल देना कि यस। ठीक है, और नहीं तो नो। बताओ करके इसका एन की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? जैसे मैंने ये वाला किया ऐसे ही करके बताओ। यानी कि नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, ऐसा। पॉइंट में ही जाएगी ना, अपॉन के फॉर्म में आएगी तो सीधी सी बात है। जब पॉइंट में जाएगी इसका मतलब क्या है कि -150 इस एपी का टर्म नहीं है। सचिन, कितने क्वेश्चंस हो गए हैं तुम्हारे इस एक्सरसाइज से? सचिन, आवाज आ रही है बेटा या नहीं आ रही? अंकुर, तुम्हें समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? आया या नहीं आया? नहीं आया? ये वाला क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन बताया है मैंने अभी। ये बोला है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। क्या इस एपी का टर्म होगा ये -150? जैसे आगे अगर मैं इस एपी को बढ़ाता जाऊं, 11 से 8 से 5 से 3, फिर इसमें जो है -1 आएगा, फिर -4 आएगा, तीन तीन कम करते हुए जा रहे हैं ना हम। फिर ऐसे ही -7 आएगा, ऐसे ही आगे जाके कहीं पे -150 आएगा क्या? तो वो चेक करने का तरीका मैंने बताया है क्या, कि इसको ए एन मानो। ठीक है, इस टर्म को, और एन की वैल्यू निकालो, पता करो कौन से नंबर पे ये टर्म। ए एन इक्वल्स टू 150 मान लिया मैंने, माइनस का 150। ठीक है, और फिर जो है कोशिश करेंगे हम इसमें से एन की मतलब यहाँ से कोशिश कर निकालेंगे एन की वैल्यू। यहाँ से जो है हम एन की वैल्यू निकालेंगे, और फॉर्मूला लगाएंगे हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। -1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3, और इक्वल टू 150। इसे सॉल्व करेंगे तो 11 अंदर -3 का इंटू किया तो माइनस का 3n, माइनस माइनस +3, और इक्वल टू -150। 11 और 3 हो गए 14, -3n इक्वल टू -150। ठीक है, और 3n चाहो तो उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। 14 प्लस 150 हो जाएगा, इधर आ गया, 3n उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 164 हो जाएगा, और इक्वल टू 3n। और 164 को जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा n। और 3 से 164 को डिवाइड करोगे तो पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा कुछ। तो इस वजह से, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में हो नहीं सकती है, उसका रीजन मैंने अभी समझा दिया। कि टर्म्स जो है एपी के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे होते हैं। ठीक है, इस वजह से n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा नो। कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। एपी, देखो समझ में नहीं आता है तो तुरंत बोल दिया करो, माइक ऑन करो, तुरंत बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा बता दूंगा मैं। ठीक है, किसी भी मतलब जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, तुरंत रोक दो मुझे, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। ठीक है, तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। अब बताओ मुझे, अगर डाउट है तो बोलो अब। अब बोल, तुमने कितने कर लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन?
चलो ठीक है, तो फिर मैं आगे करा रहा हूँ इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा, सिक्स्थ क्वेश्चन खत्म। इसके बाद सेवन्थ पे आते हैं। सेवन्थ वाला, सेवन्थ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का 31वां टर्म निकाल दो। कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं हम। देखो, 31वां टर्म निकालने का मतलब क्या है, 31। फॉर्मूला क्या बनेगा, A+31 - 1 × D। ए और डी की वैल्यू अगर मिल जाए हमें, तो हम जो चाहे वो टर्म निकाल सकते हैं, दुनिया का कोई भी। ठीक है, किसी एपी का। बस हमें क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। ठीक है, जित 31वां बोला है, तो यानी कि एन की वैल्यू मिल गई तुम्हें 31। तो मैंने एन की वैल्यू तो यहाँ पुट कर ही दी है। ठीक है, यानी कि तुम्हें क्या करना है, कैसे भी करके इस एपी का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस पता कर लेना है, फॉर्मूले में रख लेना है, आंसर आ जाएगा। आगे उसने इन्फॉर्मेशन दी है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है, बोला है कि 11th टर्म 38 है इसका। A11 इक्वल टू कितना है, 38। 11वां टर्म 38 है इसका। 11वां टर्म बराबर 38। 11वां टर्म यानी A11 इक्वल टू 38। ठीक है, फिर और क्या बोला है उसने, कि 16th टर्म 73 है। 16वां टर्म 73 है। 16वां टर्म है 73। ये दो चीजें दी है। अब तुम्हें कोई से दो टर्म दे दिए, तो तुम आराम से मतलब वो निकाल सकते हो, ए और डी। कैसे, ये वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में हमने यही तो किया है, ये वाले में। बताओ बच्चों, क्या सेवन आ रही है। अच्छा, निकाल ली तुमने। ठीक है, और ए -32। देखते हैं। तो तुम्हें तो पता ही है, दो इक्वेशंस बनती है, दो टर्म दे रखे हैं, दोनों इक्वेशन सोल्व करते हैं हम, और आंसर आ जाता है। A11 का मतलब क्या है, A+11 - 1 × D टू 38, यानी A+10D इक्वल टू 38। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। A16 का मतलब क्या है, A+16 - 1 × D, यानी A+15D 73 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इनको दोनों को हम करेंगे सॉल्व, और हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस कर दो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट, कल हमने यही तो किया था। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो। A+15D इक्वल टू 73। A+10D इज इक्वल्स टू 38। माइनस माइनस, साइन चेंज हो जाता है माइनस करते थे। माइनस माइनस और माइनस, ए से ये कैंसिल आउट हो गया। 15D में से 10D के तो 5D बचे। इधर माइनस करेंगे, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3। सही बात है, डी की वैल्यू आ जाएगी 7। 35/5 यानी कि 7। ये तो सही है बच्चों, डी की वैल्यू। इसके बाद ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ए की वैल्यू के लिए इसी मतलब डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में रख दो। 1 में रख दो, सबसे बढ़िया रहेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, A+10D इक्वल टू 38 है ना इक्वेशन फर्स्ट, इसमें A+10 और डी की वैल्यू 7 और इक्वल टू 38। सही जवाब रजत तुम्हारा यही आएगी, डी ए की वैल्यू -32। ए इक्वल टू हो गया 38 -70, यानी ए की वैल्यू आ गई हमारी -32। अब ए और डी आ गया, तो इसमें रख दो फॉर्मूले में। देखो यहाँ पे, ए की जगह -32, 31 में से बन गया तो 30 बचेगा, और डी की वैल्यू 7। और इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना, हाँ 178 ही आएगा, सही है। अब ये बताओ, समझ में किसे नहीं आया ये। नहीं आया तो पूछ सकते हो। सभी को समझ में आ गया, बढ़िया। मैंने कल बताया भी था तुम्हें, कि यही जो है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इन दोनों को कैसे दे देगा ये, बोल देगा कि इन एन एपी सेकेंड टर्म है 13 एंड फोर्थ टर्म 3 है, तो कोई और दूसरा टर्म निकाल दो। जैसे इसमें निकलवा लिया, 11th टर्म 38 है, 16th टर्म 73 है। बोलो यस या नो, समझ में आया या नहीं आया बच्चों।
ठीक है। अंकुर बोलो। कल जो क्वेश्चन दिया था घर से करने के लिए किया था, पांचवा पार्ट थर्ड क्वेश्चन का, या नहीं किया तुमने? बताओ। नहीं किया? कर लिया था। ठीक है। मानसी समझ में आ रहा है तुम्हें ये क्वेश्चंस? गुड। तो हमने कहाँ तक कर लिया? सेवंथ क्वेश्चन तक कर लिया हमारा। ठीक है। ये बताओ यहाँ, इसके बाद तो सॉल्व कर ही लोगे इसके बाद? ये पूरा क्वेश्चन खुद से कर लेना तुम लोग ट्राई। अगला क्वेश्चन बताऊं क्या फिर? आठवां वाला। तो मैंने लगता सातवां और आठवां क्वेश्चन सेम है। जो सातवें क्वेश्चन में करवाया है वही आठवें में करवाया है। बिल्कुल करो ट्राई। ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या बोला है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। इसका मतलब है एक एपी में 50 टर्म है टोटल। ठीक है। ऑफ विच, जिसमें से कि थर्ड टर्म इज 12, तीसरा वाला टर्म बाहर है। तो इसमें भी हमें एक टर्म 11वां टर्म दे रखा था, यहाँ तीसरा दे रखा है। एंड लास्ट टर्म 106। लास्ट टर्म का मतलब 50वां टर्म, क्योंकि 85 टर्म तो है टोटल। तो सीधी सी बात है, तीसरा टर्म और मिल गया तुम्हें 50वां टर्म। दो दो टर्म मिल गए तुम्हें। अब तो ए और डी वैल्यू निकाल ही लोगे तुम। ए और डी आ जाएगा, फिर 29th वाला टर्म निकाल देना, जैसे हमने 31st निकाला था, 31वां टर्म। A29 निकाल देना। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। करके बताओ मुझे जल्दी से। A3, A15, डी की वैल्यू 2। अच्छा, और ए की 8। 29th टर्म निकालो फिर। यानी कि A29 की। ठीक है। करो तुम लोग करो, मैं भी करता हूँ। 64 आ रही है। ठीक है। सेकंड में फर्स्ट माइनस कर देते हैं, यहाँ से निकल आएगी ए और डी। सही है, डी की वैल्यू 2 आएगी। 47 दूनी 94। और इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, A+2D इक्वल टू 12 है। 14 फर्स्ट। तो A+2D इक्वल टू 12। A+8 बताई थी डी की वैल्यू, वो ए की वैल्यू। ठीक है। सही है। अब 29th टर्म निकालना है। तो A29 इक्वल्स टू A+29 - 1 इंटू डी। ठीक है, एन वाला ही फॉर्मूला लगेगा। अब ये है कि यहाँ जहाँ पे जैसे एन की जगह पे अगर 29 है तो 29 आ जाएगा। वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो A29 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 8 प्लस 29 में से गया 28 और इंटू 2।
28 इंटू 2 56, 56 और 8 64, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि A29 = 8 + 56, यानी कि 64। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, और अगर आ गया है तो फिर अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। तो मैं इसमें ये चीज तो समझ में आ गई होगी बच्चों की, जैसे दो टर्म दे रखे हैं कोई भी एपी के, तो ए और डी की वैल्यू हम इक्वेशन बना के निकाल लेते हैं। बोलो बच्चों। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें हम। सभी बच्चे कर रहे हो ना? ऐसा ना हो कि समझ में भी नहीं आए और पूछो भी नहीं, ये मत करना। अच्छा, तुमने 9th क्वेश्चन में। ठीक है, सही है। इसमें भी यही सेम, मतलब पहले तो देखो तीसरा टर्म दे रखा है 4, और 9th टर्म दे रखा है -8। यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी, दो इक्वेशन बना के। ठीक है। कितनी कितनी बताई तुमने? ए की वैल्यू कितनी आई है रजत? और डी की वैल्यू? ए की वैल्यू 0 आई है, तो फिर इसमें यही पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। एपी में जीरो कौन सा टर्म है? तो पहला ही टर्म हो गया ये तो, जीरो फर्स्ट टर्म, अगर तुम्हारा जीरो आया है ये तो। सब बच्चों का यही आया क्या? कोई और डिफरेंट आंसर है क्या किसी का इसके अलावा? हम्म। अमोल। अच्छा। अंकुर, आंसर आया? ए की वैल्यू 0 नहीं है, गलत हो गया है कहीं पे, तुम्हारा चेक करो। हाँ। 8, हाँ। हाँ, आ सकता है, क्या प्रॉब्लम है माइनस का? 5वां टर्म। ठीक है। अंकुर, आंसर आया या नहीं आया? तुमने निकाल पाया या नहीं? थर्ड टर्म है 4, और 9th टर्म है -8।
on subtracting equation 1 from 2. ए से कैंसिल आउट, ये बचा 6d, और 8 + 4 हो गया 12। डी की वैल्यू -2 आई है क्या? ठीक। इसे उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ए निकल आएगा। तो a + 2 × -2 = 4। a -4 = 4, -4 उधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो a = 4 + 4 यानी कि 8 सही जवाब है यहाँ तक। इसके बाद ये पूछा है इसमें कि इस एपी में कौन से नंबर का टर्म हमारा जीरो होगा। विच टर्म में जीरो का मतलब है एन की वैल्यू निकाल दो, सीधी सी बात है। ए एन जीरो दे दिया तुम्हें। ये इतना तो समझ में आना चाहिए तुम्हें। फिर टर्म बता रहा है तो एन की वैल्यू निकलवाएगा वो। तो क्या करोगे तुम, a n = 0 लिख लो। ठीक है। a + n - 1 × d = 0। a की वैल्यू 8, n - 1 × -2 = 0। इसको कर लो सॉल्व अब। 8 + 2n 2n + 2 और = 5वां टर्म आ रहा है बेटा। हाँ। रे तुमने शायद फोर्थ बोला था मेरे हिसाब से। -2n होगा यहाँ पे, 5वां आया फिर ठीक है। -2 के अंदर इंटू करेंगे तो 8 - 2n + 2 हो जाएगा ये। 10 - 2n, 2n उधर भेजेंगे तो 10 = 2n, और 10/2 = n, यानी की वैल्यू आ गई 5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों। देख लो अच्छे से। ये एक एक क्वेश्चन ना तुम्हारा एक तरीके से मसल मेमोरी डेवलप कर रहा है। एपी के क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ऐसा चैप्टर है ये कि एक बार सही से कर लिया तो दोबारा टेंशन लेने वाला, सिर दर्द वाला चैप्टर नहीं है ये, कि बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है जिसमें। एक बार सही से करने के बाद आराम से दोबारा जब भी तुम क्वेश्चन न मिलेगा तुम कर पाओगे इसमें। भूलोगे नहीं जल्दी चीजें। बस ये है, पहली बार सही से कर लो इसे। जैसे थर्ड और फोर्थ चैप्टर है उनमें बड़ी प्रॉब्लम्स ऐसी है कि तुम अगर नहीं करोगे भूल जाओगे तुम। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा बार बार तुम्हें। ठीक है। ये ज्यादा टेंशन लेने वाला चैप्टर नहीं है। न्यू स्टूडेंट बेटा तुम्हारा क्या नाम है? प्रियांशी बताया था शायद तुमने नाम। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही हो तो यस बोल दो एक बार माइक ऑन करके। प्रियांशी बताया था नाम बेटा तुमने? बताओ समझ में आ रहा है तुम्हें सब कुछ? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना समझने में, किसी कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में? हो रही हो तो पूछ लिया करो। हाँ, अगर जैसे प्रॉब्लम होती है तो माइक ऑन करके बोल दिया कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, बता दो सर एक बार दोबारा से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर हम। ये वाला क्वेश्चन हो गया सबका। नोट वोट अगर कोई करना चाहे तो कर लो, बताओ शुरुआत से दिखा दूंगा। वैसे तो हो जाना चाहिए था, ए और डी की वैल्यू निकालने तक तो सबका हो ही गया होगा, उसके बाद का मैंने बता दिया तुम्हें। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इसमें? 20 है। 20। 9th तक पहुंच गए। अगला क्वेश्चन देखो अब। 10th वाला बोल रहा है कि 17th टर्म, 17वां टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का 17वां टर्म एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। एक्सीड का मतलब तो पता ही है, पिछले चैप्टर्स में काफी यूज हुआ है ये वर्ड। क्यों मानसी?
पता है या नहीं? एक्सीड का मतलब एक्सीड्स। सचिन, मुझे लग रहा है सचिन को आवाज नहीं जा, या सचिन का माइक ऑन नहीं हो रहा शायद से। ग्लिच हो गया है कुछ उसके माइक में। धीरज। रजत। एक्सीड्स का मतलब बताओ। एक्सीड मतलब उतना ज्यादा, उतना आगे, ठीक है। 17th टर्म 10th टर्म से कितना है आगे? सात, सात ज्यादा है। 7 मोर, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हम। एक्सीड्स का मतलब कितना मोर है, ठीक है। तो इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे हम? 17th टर्म किसी भी एपी का कैसे लिखा जाएगा? A17 करके लिखा जाएगा, ए और नीचे 17 सबस्क्रिप्ट में, A17, ठीक है। बोला है कि ये इक्वल्स टू है 7 मोर, 7 प्लस A10 के। ये अगर कंडीशन तुम्हें समझ में आई तो बता दो। ये जो पहली लाइन लिखी है ना, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, इसका ये मतलब है कि A17 बराबर 7 प्लस A10। प्रॉब्लम है अगर किसी बच्चे को तो बोलो, और नहीं है तो फिर तो आगे इसे सॉल्व करके कॉमन डिफरेंस अपने आप आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, कैसे देखना। मैंने लिखा A17 इक्वल्स टू 7 प्लस A10। A17 का मतलब हो गया, फॉर्मूला लगाऊंगा अगर मैं तो A+17 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 7 प्लस, इसका मतलब A+10 - 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा आ गया, हाँ तो सही है, तो बन ही आएगा, हाँ। ये हो गया A+16 D, ये हो गया 7 प्लस A+9 D। अब एक काम करो, ए एक साथ ले जाओ और डी डी एक साथ ले जाओ, सॉल्व हो जाएगा ये। या सबको एक साथ 7 उधर छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले आओ। बाकी सबको इधर लेके आएंगे तो देखो A+16 D, ए इधर आके नेगेटिव, 9D इधर आके नेगेटिव, 7 उधर जैसा का तैसा है, जैसा था वैसा ही। ए से ए कट के 0, 16D में से 9D गया, 7D बचा, इक्वल टू 7। डी इक्वल टू हो गया 7/7, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 1। समझ में आई बात या नहीं आई? अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बोलो। और आ गई है, नोट करना चाहो तो नोट कर। सचिन माइक ऑन क्यों नहीं कर रहे इतनी देर से? मैंने बोला था। हाँ वो ग्लिच हो जाता है कभी कभी। समझ में यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए तुम्हें सही से? कितने कर लिए तुमने? अच्छा अच्छा, ठीक है फिर। अंकुर समझ में आया ये या नहीं आया? नोट कर लिया हो तो बताओ, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट। दीपक। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। ये मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन में बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी, माइक ऑफ कर ले दीपक, आवाज रिपीट हो गया आती है। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 29, 30, 27, 39, इस एपी का कोई टर्म है, ठीक है। कौन सा टर्म है नहीं पता, जब कोई टर्म पता नहीं होता तो उसे क्या मान लो, AN। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जब किसी टर्म का आइडिया नहीं है कि 15वां टर्म है, 20वां टर्म है, या 10वां टर्म है, तो उसे AN लिख दो, ठीक है। और पता है तो ए जितने में, जैसे 5वां टर्म है तो A5, 10वां टर्म है तो A10, 15वां टर्म है तो A15, ठीक है। लेकिन अभी नहीं पता है तो AN। बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कोई सा टर्म है, तो हमें नहीं पता कौन सा टर्म है, तो AN है वो, ठीक है। वो विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। AN है कोई, वो 152, वो 132 मोर है, मोर का मतलब प्लस, किससे? 54th टर्म से, 54th टर्म को लिखेंगे 54। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? बताओ बच्चों, ये कंडीशन समझ में आई या नहीं आई? उसने बोला कोई टर्म है इस एपी का,
कौन सा टर्म, हमें क्या पता कौन सा टर्म है, नहीं पता तो एन लिख लो उसे। ठीक है, वो 132 ज्यादा है, मोर है किससे, 54th टर्म से। तो 54th टर्म में 132 ऐड करेंगे तो उसके बराबर। सीधी सी बात है। ये कंडीशन समझ में आई या नहीं आई? एक चीज और बता दूं, मैं घर पे करके और देखना ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार, खुद से। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज अभी तो मैं बता ही दे रहा हूँ, साथ में तुम्हें खुद से भी ये एक्सरसाइज करके देखनी है। समझ में आ रही है बात सबको? हाँ। अब देखो, इसमें ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 132 प्लस ए 54 हो गया, a प्लस 54 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पे एक काम करो, ए और डी की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है, 3। डी की वैल्यू ए पी दी है तो एपी से ए और डी तो निकल ही सकता है। ए की जगह पर रख दो 3 प्लस एन माइनस वन। डी कितना है, डी 12 हो जाएगा। डी इसमें 12 है, 15 में से 3 घटाओ, 12 भी तो बचे। इक्वल्स टू 132 प्लस ए की जगह पे 3, 54 में से बन गया 53 इंटू डी की वैल्यू 12। अब इसको कर दो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ नीचे कर दे रहा हूँ सॉल्व। तो देखो ये हुआ 3 प्लस 12 एन माइनस का 12 बराबर 132 प्लस 132 और 3 को ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा ये। ठीक है, और 53 का 12 का कर लो मल्टीप्लाई। हाँ, 12×3 = 36, कैरी 3, 60 और 3 63, 636 हो गया ये। ठीक है, इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू फाइंड कर देंगे, वही पता चल गया हमें। एन की वैल्यू आ गई, यानी नंबर ऑफ टर्म पता चलेगा कौन से नंबर का टर्म है। ये हुआ 12 एन और माइनस का 9, 12 माइनस का 3 प्लस का, इस वजह से इनको ऐड करेंगे। 6 और 5 11, कैरी 1, 6 और 1 7, और 6 और 1 7। 9 उधर जाके पहले होगा प्लस, 7 है यहाँ पे, ये 7 है। 12 एन इक्वल्स हो गया 771, हाँ सॉरी, प्लस का 9। एन 12 एन इक्वल्स हो गया 780, और एन इक्वल्स हो गया 780/12। एन इक्वल्स हो गया 12 6 होता है हमारा 72, बचे 6। एन की वैल्यू 65 आ रही है, यानी कि 65वां टर्म है, जो कि हमारा 132 मोर होगा 54th टर्म से। अब बताओ अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो, नोट करना चाहो नोट कर लो। क्वेश्चन बिल्कुल दिखा देते हैं। ये है 11th नंबर क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमें जब टर्म नहीं पता है तो उसे ए एन लिखेंगे, इक्वल टू 132 प्लस 132 मोर का मतलब हो गया, और 54th टर्म से तो A54। कैसे? हाँ, एक काम कर सकते हो तो पता है क्या, जैसे 54th टर्म निकाल लो तुम इस एपी का, वो तो निकाल ही सकते हो क्योंकि एपी दिए तो ए और डी निकल आएंगे। एन की वैल्यू 54 रख के A54 आ जाएगा, उसमें 132 और जोड़ दो तो वो टर्म मिल जाएगा तुम्हें। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, जो इनसे 132 ज्यादा होगा। अब वो टर्म कौन से नंबर पे है, यानी कि उसको ए एन मान के एन की वैल्यू निकाल लो, हाँ वो भी कर सकते हो तुम। सही बात है। हाँ, वैसे भी ये वही तो किया है मैंने, देखो मैंने क्या करा है यहाँ पे, 54th टर्म यहाँ पे निकाल लिया है डायरेक्ट, मतलब अलग निकालने की बजाय यही निकाला है, जो कि 636 आ गया ये। ठीक है, ये 636 जो आया है ये 54th टर्म ही तो आया है। इसमें मैंने सॉरी 636 में 3 और जोड़ दो, ये 600 क्या बोलते हैं 54 टर्म में फिर मैंने 132 ऐड कर लिया है। तो वो जो टर्म बना है वो बना है 771। ठीक है, 771 कौन से नंबर का टर्म है ये हमने इधर निकाल लिया, बस एक काम करा है मैंने, एक साथ सॉल्व कर दिए चीजें, अलग अलग ना करने के बजाय एक साथ कर दिए है वही। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ,
मन में किसी का कोई डाउट आया हो तो पूछ सकते हो, देखो आना चाहिए डाउट्स तो। डाउट्स अगर आ रहे हैं तो यानी सीख रहे हो तुम, और नहीं तो फिर एंटरटेनमेंट नहीं है ये, ठीक है, जैसे तुम बैठ के देखते रहो उससे कोई फायदा नहीं है। खुद से क्वेश्चंस करने का फायदा है। आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल जिनके पास भी है, करना शुरू कर दो पहली एक्सरसाइज। और आर एस में पहली और आर डी शर्मा में दूसरी। पहली कर लेना, मना थोड़ी किया मैंने, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज, उसमें पहली एक्सरसाइज सीक्वेंस के तुम्हें वो दे रखे हैं, जनरल टर्म, और उनमें एन की वैल्यू पुट करवा के तीन चार टर्म निकलवाएगा। तो दूसरी एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है जो ये हम कर रहे हैं अभी। तो इसीलिए बोल रहा था मैं। अगला क्वेश्चन। अब और ये क्वेश्चंस तुम्हें घर से करने हैं, सारे के सारे जितने मैं करा रहा हूँ, एक बार खुद से करके देखना, ये जो मैंने कराया इसे बंद कर देना, बुक उठा लेना, और सारे क्वेश्चंस होमवर्क यही है तुम्हारा। खुद से सब बच्चे कर करके देखोगे कि हाँ बन पा रहे हैं हमसे या नहीं हो रहे हैं, कि सिर्फ हमने देख के भूल गए हैं। और अगर ये कर लो तो आगे के ट्राई करना, आगे क्वेश्चंस करके देखना कि हाँ हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ट्वेल्थ वाला। बोला है कि टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो अलग अलग एपी है हमारे पास, ठीक है, और उनका कॉमन डिफरेंस लेकिन बराबर है। दो अलग अलग एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस है सेम, बराबर। बोला है कि डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड टर्म इज हंड्रेड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर, सॉरी, हंड्रेड टर्म इज हंड्रेड। दो एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेड टर्म इज हंड्रेड। 100वें टर्म का बीच का अंतर 100 है, 1000वें टर्म का अंतर के बीच का अंतर पूछा है, समझना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना एक बार ध्यान से। ठीक है, दोबारा मत पूछना फिर कभी मुझसे, एक बार मैं पहले समझा दे रहा हूँ अच्छे से ही है। बोला दो एपी है हमारे पास, मान लो एक एपी इसमें टर्म्स है A1, A2, A3, A4, ऐसे ही आगे जाके कहीं पे A100 भी आएगा, ऐसे ही आगे जाके कहीं पे A1000 भी आएगा, 1000 में टर्म भी आएगा, 100 में टर्म भी आएगा। एक दूसरी एपी है, मान लो इसके टर्म्स है T1, T2, T3, T4, एंड ऐसे ही आगे जाके कहीं पे T100 भी आएगा, यानी 100वां टर्म इस एपी का, और ऐसे ही आगे जाके कहीं पे 1000वां टर्म भी आएगा, थाउजेंड टर्म, यानी T1000। ज्यादा हो गया एक जीरो। ठीक है। तो ये बोला है कि अगर मैं इसके 100वें टर्म में से दूसरे वाले का 100वां टर्म घटाता हूँ इसका, तो यहाँ पे आंसर आता है हमारा 100। कितना आंसर आता है? 100, यानी कि A1000 में से T1000 घटाता हूँ, टी सॉरी A100 में से, थाउजेंड नहीं, 100, T100 घटाता हूँ तो आंसर आता है 100। ठीक है। ये पूछा है कि अगर मैं इसके 1000वें टर्म में से, A1000 में से, और T1000 घटा दूं, T1000 घटा दूं, 1000 में टर्म घटा दूं, तो कितना आंसर आएगा ये बता दो। समझ में आया क्वेश्चन? पहले कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो तुम। ठीक है। फिलहाल बस ये बता दो मुझे कि ये तुम्हें ये चीज समझ में आई कि करना क्या है सभी को। हाँ। तो एक काम करो, देखो, ये जो एपी है, इस एपी का फर्स्ट टर्म मान लो ए। फर्स्ट टर्म क्या है? ए। और इसका कॉमन डिफरेंस मान लो डी, स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। ठीक है। इस एपी का फर्स्ट टर्म मान लो टी, स्मॉल में। इसका फर्स्ट टर्म मैंने माना स्मॉल टी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे हम? इसका कॉमन डिफरेंस भी डी लेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बस इतना सा है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है, क्वेश्चन ने बोला है। नहीं तो पढ़ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। अगर अलग अलग होता तो एक का कॉमन डिफरेंस D1 ले लेता, एक का D2 ले लेता मैं, लेकिन उसने बोला है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस है सेम, तो डी ले लिया मैंने। अच्छा, ए 100 का क्या मतलब है? A+100 - 1 × D। ठीक है। T100 का क्या मतलब है? यहाँ माइनस लगा तो एक ब्रैकेट लगा लेना, उसका रीजन ये है कि इसमें आएंगे तीन चार टर्म, दो टर्म तो आएंगे ही। उन दो टर्म्स में जो है दोनों अलग अलग, क्योंकि बाहर माइनस लगा है तो यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T+100
100 - 1 और इंटू डी की कॉमन डिफरेंस की जगह यहाँ भी डी आएगा। उसका रीजन यही है क्योंकि दोनों का सेम है कॉमन डिफरेंस। ये हो जाएगा ए प्लस 99 डी माइनस टी माइनस 99 डी बराबर 100। ठीक है, ये हो गया। 99 डी से 99 डी जाएगा कट। यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि 99 डी यहाँ पे प्लस का है, यहाँ माइनस का है। ये जाएगा कट, खत्म। बचेगा क्या, स्मॉल ए माइनस स्मॉल टी बचेगा और इक्वल टू 100। ये आ गया। ये कंडीशन मिलेगी हमें कि इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि पहले टर्म का बीच का अंतर भी 100 है। अगर दो एपी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस 100 है, तो उनके कोई से भी टर्म के बीच का अंतर मतलब लगातार जैसे पहले का अंतर, दूसरे का अंतर, तीसरे का अंतर ऐसे निकालो सेम ही आएगा। अलग आ ही नहीं सकता कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो। नहीं तो मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ तुम्हें। जैसे मैंने एक एपी ली 5, 7, 11, सॉरी 9, 11, 13, डॉट डॉट डॉट। ये इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। फिर मैंने एक एपी ली 12, 14, 16, 18 एंड सो ऑन। ये इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 2 का है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो पहले का बीच का अंतर कितना है टर्म का, पहले के बीच के 12 में से 5 गए, देखो 7। इसके बीच का अंतर कितना है, 7, 14 में 7 गए, 7। इसका अंतर कितना है, 16 में से 9 गए, 7। 11 और 18 इनका कितना है, 18 में 11 गए, 7। इसका अगला टर्म 20 आएगा, 20 में से 13 गए तो कितना बचे, 7। अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनके कोई से टर्म का बीच का अंतर निकाल लो, आना वही है, बराबर ही आएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई। हाँ तो अगर 100 में टर्म का बीच का अंतर दे रखा है 100, तो पहले टर्म का बीच का अंतर भी 100 निकल आया। और 1000 में टर्म का निकालूंगा तो वो भी 100 ही निकलेगा। देखो कैसे अभी। ए 1000 का मतलब है ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस, इसका मतलब टी प्लस 1000 माइनस 1 और इंटू डी। और ये हमें सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो ए प्लस ये हो गया 999 डी माइनस, ये हो गया टी प्लस 999। ये अगर मैं चाहूँ तो ब्रैकेट हटा के दोनों माइनस कर सकता हूँ। जैसे ये माइनस का टी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे -99 किया था ये वाला टर्म, ये ऐसे ये माइनस का 999 डी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। मानसी, 999 डी में से 999 डी कट जाएंगे, ए माइनस टी बचेगा, जिसकी की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं इस जगह पे। देखो ये इसकी वैल्यू कितनी आई है, 100। तो इसका आंसर कितना आ गया, 100। ठीक है, सॉल्व हो गया, नोट कर लो इसे, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे सिंपल तरीके समझा दिया मैंने तुम्हें ये, और एग्जांपल लेके बता भी दिया है कि कोई से भी टर्म का बीच का अंतर निकालेंगे सेम ही आएगा। उसका रीजन है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इस वजह से। सचिन क्लियर। मुझे लग रहा है इधर का कुछ थोड़ा बहुत कट गया है। हाँ, देख लो अब। ए प्लस लिखा है ये ए। पूछ लो अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो तो। थोड़ा सा दिमाग यूज करने वाला चैप्टर है ये, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत यूज होता है इसमें। इसके क्वेश्चंस करने में अच्छा भी लगेगा तुम लोगों को देखना। साइड बुक से क्वेश्चंस लगाना तो